इस चैप्टर में जो हम लोग विगत दिनों में देख रहे हैं, हमने कई सारे खंडों की और कई सारे इसमें प्रावधानों के बारे में बात किया है। मूल अधिकारों का जो वर्गीकरण है विभिन्न अनुच्छेदों में, उस वर्गीकरण के तहत जो प्रमुख बातें शामिल हैं वो ये आपके बोर्ड पे लिखी हुई हैं। जैसे आप देखिए जो वर्गीकरण किया गया है, मैं वर्गीकरण आपको दिखा देता हूं और उसके बाद फिर इसका एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी क्या मीनिंग है और इसके क्या निहितार्थ है। देखिए, मूल अधिकारों में पहला अधिकार जो है वो समानता का अधिकार है और इस समानता के अधिकार की उपस्थिति अनुच्छेद 14 से लेकर और 18 तक में वर्णित है। जो दूसरा प्रमुख अधिकार है वह स्वतंत्रता का अधिकार है और इस स्वतंत्रता के अधिकार के तहत जो चीजें वर्णित है वो आर्टिकल 19 to 22 में है, 19 से 22 तक में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से लेकर और अनुच्छेद 28 तक में है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार जो है वो आर्टिकल 29 और 30 में है। संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 में था अब वह निरसित हो गया है, यानी अब वह हमारे संविधान में मौजूद नहीं है एज ए फंडामेंटल राइट, यानी मूल अधिकार के रूप में वह अब हमारे संविधान में नहीं है। संपत्ति का अधिकार जो है वह एक विधिक अधिकार के रूप में मौजूद है, मूल अधिकार के रूप में मौजूद नहीं है। इसको हटा दिया गया मूल अधिकार की श्रेणी से 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1978 में हुआ और 1978 के 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जो राइट टू एसेट्स था, संपत्ति का अधिकार था, इसे फंडामेंटल राइट की सीरीज से निकाल दिया गया और फंडामेंटल राइट की सीरीज से निकालकर इसको अनुच्छेद 300 ए में, है ना, शामिल कर दिया गया, जो कि एक विधिक अधिकार है, जो कि एक कानूनी अधिकार है ना। खैर, अब वो क्या है आगे बात करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड लीगल राइट्स एंड क्या इम्पैक्ट पड़ा उस राइट्स पे जब वह फंडामेंटल राइट की सीरीज से निकल के लीगल राइट्स की सीरीज में पहुंच गया, तो फिर उसके क्या निहितार्थ हैं वो आगे बात करेंगे। और एक तो इस प्रकार ये जो संपत्ति का अधिकार है अब इस श्रेणी में शामिल नहीं है। और 7वां नंबर था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। तो भारतीय संविधान में अगर मूल संविधान की बात करें आप, यदि आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो मूल संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान में ये 7 फंडामेंटल राइट थे, ये 7 मूल अधिकार थे। परंतु अब चूंकि जब संपत्ति का अधिकार इस फंडामेंटल राइट की सीरीज से बाहर हो चुका है, इसीलिए इसी कारण से अब जो संपत्ति का अधिकार है वह फंडामेंटल राइट नहीं रहा और नतीजा फंडामेंटल राइट्स की जो संख्या है उसकी जो उपस्थिति है वो 6 फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में अभी मौजूद हैं, अभी उनकी उपस्थिति है ना। चलिए यहाँ थोड़ा सा ये 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में अब आप लोगों को जानना है और समझना है कि ये 6 फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये क्या हैं और इनके अपने क्या मीनिंग है। आइए अब एक एक करके हम इनकी बात करते हैं कि ये समानता के अधिकार क्या है और स्वतंत्रता के अधिकार क्या है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो सीरीज है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है
जैसे मिलाने के लिए दे देता है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इधर अनुच्छेदों का सीरीज दे देता है। अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 23, 24, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि किस अनुच्छेद में कौन व्यवस्था शामिल है, और जब तक आप पूरा फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे उस समय तक स्थिति ये होगी कि ये पूरे अनुच्छेद आपको याद हो जाएंगे, बशर्ते कि आप उसको थोड़ा सा सीरियसली लें, और जो चीज भी आप पढ़ते हो, देखते हो, सुनते हो, तो आप लगातार उसको रिवाइज करते रहें और उसके आधार पे आप क्वेश्चन बनाते रहें। अगर ऐसा आप करने में सफल हो जाते हैं, ऐसा आप कर पाते हैं, तो निसंदेह आप तय मानिए कि वो चीजें आपको एकदम कंठस्थ हो जाएंगी और अनुच्छेद रटने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप बिना रटे हुए आराम से इस अनुच्छेद को बना सकते हैं और उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए एक एक करके हम इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, समानता का अधिकार। सबसे पहली बात, यहाँ एक बात आप क्लियर हो जाइए कि समानता के अधिकार का अर्थ क्या है। क्या सबको समान बना देना है? ये संभव ही नहीं है। ये हो ही नहीं सकता है कि सब लोग समान हो जाएं, सारी व्यवस्थाएं समान हो जाएं, सब लोग एक समान हो जाए, सबको एकदम बराबर का सब कुछ मिल जाए। ये हो ही नहीं सकता है, ये इम्पॉसिबल है। इसलिए इस समानता के अधिकार को आप कतई भी उस तरह से नहीं लीजिएगा कि यह सबको समान करने की बात करता है। हाँ, जरूर ये समान परिस्थिति बनाने की बात करता है, ये समान स्थिति निर्मित करने की बात करता है, ये परिवेश के निर्माण की बात करता है, ताकि आप उस परिवेश में अपनी उन्नति कर सकें, अपना प्रगति कर सकें, अपने लिए विकास के रास्ते ढूंढ सकें, अपने लिए वह मार्ग बना सकें जो आपके प्रगति में सहायक हो, जो आपके सर्वांगीण के विकास में सहायक हो। तो समानता के अधिकार की वकालत इसीलिए की गई है क्योंकि समाज में असमानता की उपस्थिति है ना। असमानता मौजूद है, इसीलिए समानता की मांग प्रबल है, और इसी असमानता को दूर करने के लिए एक परिवेश निर्माण की बात, एक परिवेश को निर्मित करने की बात इस अनुच्छेद के माध्यम से किया गया है, जिसमें हर वह वर्ग, हर वह जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय के लोग अपने लिए विकास के रास्ते ढूंढें, अपने उन्नति का मार्ग बनाएं और सब लोग आगे बढ़ें, है ना। तो वह परिवेश का निर्माण कैसे होगा? आइए मैं बात करता हूं इसमें एक एक अनुच्छेद के बारे में। जब आप अनुच्छेद को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से ये परिवेश के निर्माण की बात करता है। सबसे पहली बात कि सबसे जो पहला अनुच्छेद है इस समानता के अधिकार के तहत, वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। और अनुच्छेद 14 में दो प्रमुख बातें हैं। पहला, विधि के समक्ष समता, है ना, और दूसरी प्रमुख बात है विधियों का समान संरक्षण। दो बातें इसमें कही गई हैं अनुच्छेद 14 में।
एक कहा गया है विधि के समक्ष समता और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, है ना। देखिए बहुत आसान बात है, बहुत आसानी से आप इन चीजों को समझ जाएंगे। जैसे आप एक चीज को समझिए, कह रहा है कि विधि के समक्ष समता, क्या मतलब है कि विधि के सामने सब लोग बराबर हैं, अर्थात किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है ना, किसी को कुछ उस तरह का स्पेशल राइट्स नहीं मिला है, सब लोग समान हैं, विधि सबके साथ समान व्यवहार करेगी। अब बताओ, कह रहा है कि किसी को विशेषाधिकार नहीं है ना, यानी कि सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। अब एक बात समझिए, गरीब, पिछड़ा, वंचित, मजदूर, ये जितने लोग हैं, क्या सबके साथ एक समान व्यवहार किया जा सकता है? सब पर एक समान विधि लागू की जा सकती है? तो इसका उत्तर आएगा नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि जिस समानता स्थापक बल के रूप में यह अनुच्छेद कार्य कर रहा है, यदि इस अनुच्छेद के इस भावना को लागू किया जाएगा तो इस अनुच्छेद की जो मूल भावना है समानता की स्थापना करना, उस मूल भावना की हत्या हो जाएगी। तो इसलिए इसकी मूल भावना बची रहे, ये अनुच्छेद या ये प्रावधान सब पर लागू नहीं किया जा सकता है। यानी विधि सबके साथ सबके समक्ष समान व्यवहार नहीं कर सकती है, और यदि ऐसा करती है तो फिर ये नहीं होगा, क्योंकि जो परिस्थिति इस गरीब के लिए है, जो परिस्थिति इस पिछड़ा वर्ग के लिए है, जो परिस्थिति इस वंचित वर्ग के लिए है, जो परिस्थिति इस मजदूर के लिए है, ये कोई जरूरी है क्या कि वह परिस्थिति सबके लिए वैसी ही हो? अब तुलना कर सकते हैं क्या मुकेश अंबानी की क्या परिस्थिति है और उसकी तुलना एक आम नागरिक से हो सकती है क्या? दोनों की परिस्थिति और दोनों पर एक समान अगर व्यवस्था लागू कर दी जाए तो वो समान नागरिक कहां जाएगा उसका आता पता भी नहीं होगा। तो इसलिए एक समान विधि की व्यवस्था नहीं की जा सकती। इसलिए चूंकि यह नकारात्मक बातें कर रहा है और इसलिए कहा जाता है कि अनुच्छेद 14 की यह व्यवस्था जो है यह नकारात्मक अवधारणा है। यह जो है यह एक निगेटिव कंसेप्ट है ना। और यह कहां से लिया गया है तो यह ब्रिटिश दृष्टिकोण है ना। यह ब्रिटिश दृष्टिकोण है, यानी यह ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, अब आइए इसके दूसरे खंड को थोड़ा समझिए। वहां का दूसरे खंड को समझिएगा तो थोड़ा और ये भी क्लियर होगा, और उसके बाद दोनों एक दूसरे को पूर्ति करेंगे और अनुच्छेद क्लियर हो जाएगा। विधियों का समान संरक्षण, ये कह रहा है कि विधि सबके साथ समान व्यवहार करेगी, वो कह रहा है कि विधि सबको समान रूप से संरक्षित करेगी। दोनों अलग अलग बात है। विधि समान व्यवहार करेगी, विधि समान रूप से संरक्षित करेगी। अब संरक्षण का मतलब है कि विधि को या जो विधि बनेगी वह कैसा व्यवहार करेगी, तो कह रहा है कि वह समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार करेगी, है ना। जो समान हैं, जो इक्वल हैं, जिनकी परिस्थिति एक जैसी है, जो एक समान जीवन जी रहे हैं, एक समान परिवेश में रह रहे हैं, उन पर एक जैसा कानून लागू होगा। और यदि
कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके परिवेश में नहीं हैं, उनकी परिस्थिति में जीवन यापन नहीं कर रहे हैं, उनके अनुसार जीवन यापन नहीं कर रहे हैं, दोनों के परिवेश में अंतर है, तो उस स्थिति में वो असमान है और उन पर असमान कानून लागू होगा, है ना। यह क्या कहेगा, अब जैसे देखिए इसका क्या उद्देश्य था, क्यों यह व्यवस्था बनाई गई, तो देखिएगा यह समाज में बहुत वंचित वर्ग थे, बहुत कमजोर वर्ग थे, जो समान परिवेश में अपना बेहतर जीवन यापन नहीं कर सकते थे। तो जरूरी था कि उनको मजबूत करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए उनको कुछ अलग से व्यवस्था बनाया जाए, कुछ उनके लिए अलग व्यवस्था का निर्माण हो। और यही अलग व्यवस्था का निर्माण जो है, यह क्या है, असमानों के साथ असमान व्यवहार, है ना। यह अगर ये भेदभाव जरूर करता है, अब जैसे मान लो इनके लिए जो कानून है उससे अलग हट के इनको कुछ छूटें दी गई, इनको कुछ अलग से प्रिविलेज दिए गए, कुछ व्यवस्थाएं दी गई, कुछ सुविधाएं दी गई, तो ये तो कहेंगे ना कि भेदभाव हो रहा है। और प्रथम दृष्टया यह दिखेगा भी कि भेदभाव हो रहा है। तो अगर ये ठीक है कि भेदभाव हो रहा है, लेकिन यह कैसा भेदभाव है, तो यह सकारात्मक भेदभाव है ना। इसको हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन किस रूप में, पॉजिटिव रूप में, सकारात्मक रूप में डिस्क्रिमिनेशन है। और यह सकारात्मक रूप में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यह किसी ऐसे उद्देश्य के लिए हो रहा है कि हम समाज को समान बना सकें। और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां हम समान व्यवहार की उम्मीद कर भी नहीं सकते, है ना। तो ये जो भेदभाव किया जा रहा है, इस भेदभाव के पीछे का आधार जो होना चाहिए, यह तार्किक होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। आप जो तर्क दे रहे हैं, जिस आधार पे आप भेदभाव कर रहे हैं, भेदभाव की वह व्यवस्था तार्किक होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि जिसको मन करे उसको दे दिए, जबकि उसको जरूरत नहीं थी। यानी जिसको जरूरत है, जो वाकई उस तरह के परिस्थिति से गुजर रहा है, जिसको थोड़ा सा अलग हट के सुविधाएं देनी जरूरी है, तो आप दे सकते हैं। उसके लिए संविधान जो है वो हमारा व्यवस्था करता है। जैसे एक दो उदाहरण लेता हूं। अगर तार्किक आधार की बात करिएगा तो देखिए, जैसे एक आधार है भौगोलिक आधार, है ना। एक ज्योग्राफिकल रीजन अगर लेते हैं आप, तो आप एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। भारत का उत्तर पूर्व का क्षेत्र देख लीजिए, जिसको आप नॉर्थ ईस्ट कहते हो। उस नॉर्थ ईस्ट का जो सामान्य भारत की भूमि है, सामान्य भारत के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों से उनकी परिस्थिति थोड़ी अलग है। उन क्षेत्रों से उनकी परिस्थिति में काफी भिन्नता है, उनकी जलवायविक भिन्नताएं हैं, है ना। तो जरूरी था कि उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं हम दें, उनको संरक्षित करने का प्रयास करें, उनकी संस्कृति को, उनकी जलवायु को, उनकी भूगोल को हम उनके लिए विशेष व्यवस्था बनाएं। और ऐसा हमने किया। तो यह भेदभाव था बाकी भारत के क्षेत्रों से, लेकिन कैसा भेदभाव था, सकारात्मक भेदभाव था, है ना। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन था। और यह पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इसीलिए किया गया था ताकि नॉर्थ ईस्ट के में रहने वाले लोग, उत्तर पूर्व के क्षेत्र में रहने वाले लोग सामान्य भारत के वासियों के साथ भी इक्वल हो सकें और उनके जैसा ही व्यवहार कर सकें। इसके अतिरिक्त और भी एक उदाहरण ले सकते हो। जैसे मान लो कि जैसे व्यावसायिक आधार पर, व्यावसायिक आधार भी लिया जा सकता है। अब व्यावसायिक आधार का मतलब हो गया कि जैसे आप प्रोफेशन जो अपनाते हो, है ना। तो जैसे सेना है, तो अब सेना को जो सुविधा दी जाती है, अब वही सुविधा सबको दी जाए तो ये संभव है क्या? ये और जायज भी नहीं है, क्योंकि सेना को उन सुविधाओं की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। यदि उसको वो नहीं मिलेगा तो फिर वह अपना काम जो है वो नहीं कर पाएगा।
नहीं कर पाएगी सेना, इसलिए सेना को सुविधाएं दी जा रही हैं। और वो सुविधाएं सिविलियंस को देने का कोई मतलब नहीं है, कुछ नागरिकों को देने का कोई मतलब नहीं है। अब नागरिक कहेगा कि नहीं हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, अरे भाई ठीक है, आपको सुविधा नहीं मिल रही है, उसको आप डिस्क्रिमिनेशन कह रहे हो, लेकिन वह कैसा डिस्क्रिमिनेशन है? सकारात्मक भेदभाव है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो इसलिए विधियों का समान संरक्षण की जो बात है वो क्या है? तो यह समानों के साथ समान और असमानों के साथ असमान व्यवहार की बात करता है। और इसका उद्देश्य मूलतः यही है कि समाज में न्याय की स्थापना की जा सके, समाज में समानता की स्थापना की जा सके, और समानता की स्थापना करके समाज के हर उस वंचित वर्ग को, हर उस लोगों को, हर उस वर्ग के जो पिछड़े लोगों को, जो विकास की मुख्य धारा में पीछे छूट गए हैं, उनको लाया जाए और उनको विकास की धारा के साथ जोड़ा जाए, विकास की धारा के साथ उनको ऐड किया जाए, ताकि वो भी अपने जीवन में एक नई शिखर को, एक नई मुकाम को प्राप्त कर सकें। चलिए, तो ये था अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता यह नकारात्मक दृष्टिकोण है, और विधियों का समक्ष समान संरक्षण, एक चीज इसमें जान लीजिए, यह सकारात्मक दृष्टिकोण है, इसके ठीक उल्टा है। और यह चूंकि ब्रिटेन से लिया गया है, और यह दृष्टिकोण जो है यह अमेरिका से लिया गया है ना? ये दोनों अलग अलग देशों से स्वीकार किया गया है। तो इस प्रकार से यह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दो प्रमुख चीजें जो हैं वो आपके सामने यहाँ मौजूद हैं, जिसकी चर्चा मैंने आपके साथ की है। अब अनुच्छेद 14 में जो ये विधि के समक्ष समता लिखा हुआ है, ये क्या कह रहा है कि विधि के सामने सब लोग बराबर हैं, सब लोग इक्वल हैं। तो इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे आपके एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो इसके कुछ एक्सेप्शन है ना, कि सब लोग विधि के सामने बराबर नहीं है। तो कौन नहीं है? तो इसका अपवाद है। अपवाद में जैसे अगर व्यवहारिक स्तर पे आप बात करिएगा, तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो विदेशी राजदूत जो है वगैरह हैं, जो दूत हैं, है ना, वे लोग इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, है ना, और वे लोग इस विधि के समक्ष समता के अपवाद के रूप में मौजूद हैं। व्यवहारिक स्तर पे इसको हम लोग देख सकते हैं। जो विदेशी राजदूत हैं, उनको जो डोमेस्टिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उससे उनको छूटें मिली हुई हैं, है ना, उससे उन लोगों को मुक्त किया गया है। तो ये एक अपवाद आपको यहाँ दिखेगा। उसी तरह से ये व्यवहारिक स्तर पे देख सकते हो आप। और संवैधानिक स्तर पे अगर बात करिएगा कि संवैधानिक स्तर पे कौन है, तो संवैधानिक स्तर पे अगर अपवाद की स्थिति को देखा जाएगा तो इसमें राष्ट्रपति आ जाएंगे, इसमें राज्यपाल आ जाएंगे, है ना, ये लोग इसमें शामिल हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, इन दोनों को जो लोग अपने लोग कार्यकाल में जब तक है, जब तक अपने लोग ड्यूटी में है, अपने ऑफिस में है, अपने पद पे है, तो उस स्थिति में इन लोगों पर किसी भी प्रकार की न्यायालयी मुकदमे जो है, आपराधिक मुकदमे जो हैं, वो नहीं किए जा सकते हैं। उस पर इन लोगों पर कोई कार्यवाही जो है वो नहीं की जा सकती है। सिविल मामले की जहां तक बात है, तो जैसे संपत्ति संबंधी, विवाह संबंधी या तलाक संबंधी, है ना, तो इसमें शुरू की जा सकती है, ये सब मुकदमे हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए 6 महीने पहले जो है वो सूचना इसकी देनी होगी इन लोगों को, राष्ट्रपति या राज्यपाल को। तो सिविल मामले में ध्यान रखिएगा, जैसे विवाह संबंधी मामले हो, तलाक संबंधी मामले हो, संपत्ति संबंधी मामले हो, तो इस पर हो सकता है
लेकिन वो भी 6 महीने पहले उनको इस बात की सूचना देनी होगी। आपराधिक मामले तो इन पर चल ही नहीं सकते इनके कार्यकाल के दौरान। तो ये सब इनके कुछ अपवाद हैं जो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता के अंतर्गत नहीं आते हैं। अर्थात इन लोगों को कई घरेलू जो नियम कायदे कानून हैं उससे इनको छूटें मिली हुई हैं, उससे उनको फ्री किया गया है, मुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 14। मुझे उम्मीद है आपको अनुच्छेद 14 जो है वो समझ में आया होगा। 14 के ये दोनों खंड आपको समझ में आए होंगे, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, है ना। अब जो हम लोगों को आगे जाना है वह है अनुच्छेद 15 के बारे में, है ना। अनुच्छेद 15 के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है कि अनुच्छेद 15 जो है वो क्या है और उसके संबंध में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए आप अनुच्छेद 15 के बारे में जानते हैं। ठीक है, आइए अनुच्छेद 15 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 15 जो है ये बड़ा अनुच्छेद है ना। इसके बड़े पार्ट हैं, कई सारी इसकी चीज़ें हैं, है ना। और इसको एक बार आप सब लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा कि अनुच्छेद 15 जो है वो कहाँ से निकल कर आता है और इसके क्या प्रमुख चीज़ें हैं। आइए हम बात करते हैं कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, आदि के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर राज्य विभेद नहीं करेगा, है ना। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है इस चीज को समझना। अनुच्छेद 15 में ये केवल एक बात लिखा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर विभेद नहीं किया जाएगा, है ना। अनुच्छेद 15 का हेडिंग है ये जो व्यवस्था लिखी गई है ये अनुच्छेद 15(1) की व्यवस्था है। और अनुच्छेद 15(1), 2, 3, 4 ऐसे कई पार्ट हैं उसमें, वो सारा डिटेल भी हम लोग जानेंगे। अब जैसे 15(1) में जो व्यवस्था की बात कही गई है, ये 15(1) में इन आधारों की बात कहा गया है कि किन आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा। जैसे धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, है ना। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, निवास स्थान नहीं लिखा है, निवास स्थान नहीं लिखा है, जन्म स्थान लिखा है। यही जब अगला आर्टिकल पढ़िएगा, आर्टिकल 16 और अनुच्छेद 16, तो उसमें जन्म स्थान के साथ साथ निवास स्थान भी मेंशन है, लेकिन यहां निवास स्थान मेंशन नहीं है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है इस बात के अंतर को समझना कि धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, ओरिजिन जो है आपका, जाति समझते हो कास्ट के आधार पे, लिंग जेंडर के आधार पे, और जन्म स्थान जानते हो बर्थ प्लेस जो तुम्हारा है, उन आधारों पे सार्वजनिक स्थानों पर, किसी पब्लिक प्लेस पर
आपके साथ विभेद नहीं किया जाएगा, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं किया जाएगा। यह सार्वजनिक स्थान कहने का मतलब क्या है? तो 15(2) जो है उसको भी क्लियर करता है ना। 15(2) उसको भी क्लियर करता है और कहता है कि होटल सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, जैसे नाट्यशाला, सिनेमा घर, है ना, ये सब जो चीजें हैं, पार्क, है ना, इन सब जगहों पे तो सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, दुकान, कुआं, तालाब, पोखर, है ना, ये सब जो सड़क, इन सब जगहों पर आपके साथ इन आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा। अब ये नहीं है कि पार्क में लगा दिया जाएगा कि X जाति के लिए है, बाकी प्रवेश नहीं करेंगे। सिनेमा हॉल में लगा दिया जाएगा कि ये X जाति के लिए है, बाकी जाति प्रतिबंधित है। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। और अगर ऐसा किया जाता है तो फिर वह बाकी लोगों के, जिनको रोका जा रहा है प्रवेश से, उनके मूल अधिकार का उल्लंघन है। और आप जानते हो कि जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह अपने मूल अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, वह अपने मूल अधिकारों को बचाने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है। अनुच्छेद 32 उसको ऐसा करने की स्वतंत्रता देता है, उसको ऐसे करने की आजादी देता है ना। चलिए, तो ये अनुच्छेद 15(1) और अनुच्छेद 15(2) किन आधारों पर और किन किन जगहों पर आपके साथ विभेद जो है वह नहीं किया जाएगा, है ना। लेकिन एक बात 15(3) में क्लियर लिखा है, उसको भी थोड़ा जानिए। कह रहा है कि ये राज्य के द्वारा, जो स्टेट है, राज्य द्वारा महिलाओं, यहां ध्यान दीजिएगा, महिलाओं और बच्चों, है ना, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था का प्रावधान कर सकता है। यानी अगर राज्य को ऐसा लगता है कि उसके यहाँ की महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, उनके उत्थान के लिए कार्य करना जरूरी है, बच्चे पिछड़े हुए हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था बनानी जरूरी है, तो राज्य ऐसा कर सकता है। जैसे देखिए, बिहार सरकार ने क्या किया, नौकरियों में 35% का आरक्षण मिला। बिहार सरकार ने दिया ना भाई, महिलाओं को 35% का रिजर्वेशन। अभी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 33% का रिजर्वेशन दिया। ये क्या है? महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था है, तो राज्य ऐसा कर सकता है, ये राज्य को अधिकार है। और अगर राज्य ऐसा कर रहा है तो फिर बाकी लोग ये नहीं कहेंगे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के संबंध में राज्य को विशेष व्यवस्था देने का, विशेष प्रावधान बनाने का राइट देता है, अधिकार देता है। और अपने इसी अनुच्छेद के अधिकार के तहत राज्य महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए प्रावधान करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 15(1), 15(2) और 15(3), 15(4) से आगे की कक्षा आगे वाले क्लास में आपके साथ डिस्कस की जाएगी, है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी कल आपको फिर मिलेंगे पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों के साथ। थैंक यू।